अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आज आपको बताएंगे कि जो मुज़ाकरात के मौजू के ऊपर शोर है, जो एक तूफ़ान उठा हुआ है, वो अभी तक थमा नहीं है और इसके ऊपर हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के भांत भांत के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और ये मुझे अभी थमता हुआ वैसे नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि सबको एक बात करने के लिए बहाना मिल जाता है। लेकिन अगर पीटीआई की क़यादत थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करे और हर कोई अपने अपने तौर पर कुछ भी किसी भी प्रोग्राम में जाकर गुफ्तगू ना करता फिरे, तो शायद इतना मसाला टीवी चैनल्स के पास अवेलेबल ना हो। लेकिन कुछ तो इस वक्त जो दस्तयाब क़यादत है, ज़ाहिर है हर कोई उस तरह बराह रास्त इमरान खान साहब से हिदायत भी नहीं ले रहा होता, तो एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से बड़ी हर किसी के तक सही लाइंस नहीं पहुंचती हैं कि बात जाके करनी क्या है। और इस वजह से हमें एक और फिर कुछ ये कि कुछ और लोग ऐसे हैं, ज़ाहिर है, जो तजर्बाकार नहीं हैं उस तरह से सहाफ़ियों को डील करने में। वकील हैं जो जैसा सवाल करता है उसी तरह, सियासतदान को बड़ा तरीका होता है अपनी बात कहने का, लेकिन वो लोग उस तरीके से नहीं भी कह पाते। तो अजीब व गरीब एक तमाशा चल रहा है और इसके ऊपर मैंने कुछ बात पहले भी की थी, कुछ उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने पहले भी बात करनी थी, इसके ऊपर अब मज़ीद तफसील से बात करेंगे। कुछ और चीज़ें भी अब सामने आ चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर आज फिर बड़ी तनकीद हुई है, तो ये तनकीद किस वजह से आज हो रही है इस पर भी बात कर लेंगे। और इफ्तिखार शिराजी साहब ने भी एक ख़बर शेयर की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी इंटरेस्टिंग खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी ज़रा बात हो जाए इस हवाले से कि जो मुज़ाकरात के ऊपर बात हो रही है, पीटीआई को वैसे किसी ख़ास दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद माशाल्लाह काफ़ी हैं ये लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारने के लिए। पहले एक बात कहते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आके उसकी तरदीद करते हैं, वजाहत जारी करते हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन आते हैं तो फिर वही पहले वाली बात करते हैं। और एक बंदा बात करता है, दूसरा उससे लातालुकी का ऐलान करता है और फिर तीसरा बंदा आता है तो वो पहले वाले बंदे की बात की तायीद कर रहा होता है। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ दरपेश है। शहरियार आफरीदी ने आर्मी चीफ और आईएसआई से बात करने की जब बात की तो उसके ऊपर बहुत तनकीद शुरू हो गई और फिर उसके बाद जनाब लातालुकी का ऐलान, ज़ाती हैसियत, ये वो। और आज रऊफ़ हसन साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, वो भी शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जाकर इसी बात की तायीद करते नज़र आए कि पीटीआई हों या इमरान खान साहब हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करना ही चाहते थे। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी और उसका मकसद यही था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, क्योंकि इनसे क्या बात करें, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है और इन्होंने जो भी बात करनी है, कहना है, कुछ भी सोचना है, बोलना है, तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से करते हैं। तो फिर इनसे बात करके हम क्या फ़ायदा हासिल करेंगे। तो लिहाजा उनका ये कहना था कि इनसे बात बेमकसद है और इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। अब मज़ीद जो एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, वो तकरीबन उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता जुलता था जो मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया कि हर वक्त बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले के सामने लेट गए हैं और वो जो कहेगा आप चुप करके मान के आ जाएंगे। तो यहाँ पर तासुर एकदम ऐसा उभरता है कि जी बस कोई बात करने की अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो बस लेटना चाह रहा है या कोई शूज़ पॉलिश करना चाह रहा है। अब रऊफ़ हसन साहब ने ये बात की है कि जनाब हम सिर्फ बात करना चाहते हैं उनसे और उन्हें बात में हम उनसे कुछ हासिल नहीं करना चाहते, ना हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, ना हम उनको कुछ दे रहे हैं। बात करके हम उन्हें सिर्फ ये बावर करवाना चाहते हैं कि जनाब आप सियासत में मुदाखलत बंद कर दें, अपना काम करें, साइड पे हट जाएं। जो आपका एक आईनी किरदार भी है, इसमें आपके और आपके इदारे की इज्जत भी है और बका भी है और इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, जमहूरियत का मुस्तकबिल भी है। तो अगर आपकी मुदाखलत बंद नहीं होगी तो पाकिस्तान में जमहूरियत मुसलसल कमज़ोर रहेगी और फिर पाकिस्तान का यही हाल रहेगा जो पिछले 75 सालों से है। तो ये एक वो चीज़ है जिसके ऊपर हमने उन्हें कन्विंस करना है। इसके अलावा हमने उनसे ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। बाकी मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे जब वो पीछे हो जाएंगे, अदालतें आज़ाद होंगी। जब वो पीछे हो जाएंगे तो अदालतें मेरिट पे फैसले करेंगी, तो केसेस के मेरिट पे फैसले आएंगे, खुद ही इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे, बाकी लोग भी, जिस पे जो साबित होगा, जितनी सज़ा बनेगी वो भुगत लेगा, जिस पे नहीं साबित होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ख़त्म होगी। जब इदारे आज़ाद होंगे, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन आज़ादाना काम करेगा,
इदारे आज़ादाना काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन की चोरी शोरी ये वो मैंडेट इधर उधर करना, ये सारी चीज़ों का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट अदलिया होगी तो 4 दिन में बैठ के एक कमीशन के थ्रू फैसला किया जा सकता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौन कौन जीता था। ट्रिब्यूनल्स में पिटिशनें लगी हुई हैं, उसका मेरिट पे फैसला आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ फिर गैर हल तलब नहीं रहेगी। लेकिन असल मसला वही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बिल्कुल सियासत से पाक कर ले, पीछे हट जाए, इतनी सी कहानी है। और ये बात के ऊपर हम उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं। बात ये कि रऊफ़ हसन साहब ने जो बात की वो उन्होंने बेटर एक्सप्लेन की। शहरयार आफरीदी साहब उस तरह बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके और उस तनकीद की जद में आए। दूसरी तरफ फिर भी रऊफ़ हसन साहब पे भी तनकीद होगी और लोग कहेंगे कि जी बात यूँ आप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो ये चलता रहेगा। लेकिन अब मेरी इसके ऊपर 2 ऑब्जर्वेशंस है। पहली बात तो मुझे कोई ये बता दे कि जो इस बात के ख़िलाफ़ है, मैं बिल्कुल ये उस पर नहीं कह रही कि मैं कोई बड़ी हामी हूँ या नहीं। मैं तो चूँकि हर ऑप्शन पे बात करती हूँ तो मैंने इसलिए ये बात सामने रखी, ट्विटर पे भी रखी, यहाँ पे भी की। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई ये समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए और इसका मतलब है बात करने का मतलब ये कि आप उन्हें पावरफुल मान रहे हैं, तो फिर आप इसका मतलब है कि उन्हीं के दरवाजे के आगे हाथ बांध के खड़े। तो अगर कोई ये समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, ठीक है जी नहीं करनी, तो फिर ये बता दें कि बात किससे करनी है। अब आप कहेंगे अगर कि जी इन जमातों से बात करनी है, तो आप कहेंगे कि भाई फिर इन जमातों से बात क्यों करें, कल तो आप इन्हें चोर डाकू कहते थे और अभी इन्हें रिसेंटली इन्होंने आपका मैंडेट तक चुराया है। और ख़ुद ये जमातें अपने तौर पर बाइख्तियार तक नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अपनी टिकटों के फ़ैसले इन्होंने खुद नहीं किए, तो इन्होंने क्या आपसे आप बात करनी है या कुछ तय करना है कि हमने किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं चलना। इन जमातों की जो थोड़ी बहुत सियासी बका है वो तो इस बात से जुड़ी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट की और PTI की लड़ाई रहेगी तो हम बचे रहेंगे, वरना उन्हें भी पता है कि हमारे पल्ले तो अब कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा जी, चलिए जी, ना इन जमातों से बात करनी है ना इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फिर किससे बात करनी है, फिर कौन रह गया, तीसरा कौन है इस मुल्क में। तो थोड़ा जब आप इमोशनल होके बात करते हैं कि जी नहीं असी ने हमने किसी से बात नहीं करनी, तो फिर थोड़ा सा रैशनल होके जवाब भी दिया करें। तो फिर बात किससे करनी है? अगर आपने किसी से बात नहीं करनी तो फिर इसका क्या मतलब है कि इमरान खान जेल में सड़ता रहे? क्योंकि आप लोगों ने करोड़ों की तादाद में बाहर निकलना तो है कोई नहीं, ठीक है, वो आपको भी पता है। आप लोगों ने घरों में भी रहना है और साथ में आपने मुंह फुला के ये भी कहते रहना कि इस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों कर रहे हैं, सियासी जमातों से बात क्यों कर रहे हैं। यानी खुद भी आपने कुछ नहीं करना, उन्हें बात भी नहीं करने देनी, और उसके बाद आपने कहना है कि जी ओहो इमरान खान बाहर भी नहीं निकल रहा, ओहो मुल्क में ये फिर चोर लुटेरे मुसल्लत हो गए, हाय हाय मुल्क का ये हाल हो गया, हाय हाय मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही, हाय हाय हम पीछे रह गए। तो भाई उसका कोई तो रास्ता निकालना है कि नहीं निकालना? आप ये चाह रहे हैं कि इमरान खान अंदर जेल में पड़ा रहे और वहीं अपनी जान दे दे, उसको मार दिया जाएगा या वो खुद तबई मौत किसी वक्त मर ही जाएगा, और उसके बाद आप बैठ के उसका मज़ार बनाना और उसके ऊपर फिर दिए चढ़ाना जाके, ये आपका काम है? या फिर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को बाहर निकलना चाहिए, इस मुल्क के लिए कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए? अगर आप ये समझते हैं कि वो कर सकते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ पर किधर टिकाने लगा के रखना है ये भी तो उसी ने करना है। बाहर आएगा तो वो करेगा ना, अगर वो हुकूमत बनाएगा, इक़्तिदार में आएगा, तो फिर ही वो इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद परे करेगा इक़्तिदार से। उसके लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। वो उसमें पहले तो ज़ाहिर है सबसे पहली बात ये कि मेंटली आप अपने आप को आज़ाद करते हैं कि मुझे किसी भी सरकारी अफसर के नीचे लग के काम नहीं करना है, उसकी सोच के मुताबिक नहीं चलना है, मैं अपने तौर पर ख़ुद फ़ैसले करने का मजाज हूँ। तो पहले तो आप अपनी सोच से आज़ाद होते हैं और फिर उसके बाद मुतादिद काम ऐसे किए जा सकते हैं कि जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलते हैं कि भाई आप हर चीज़ में मत घुसे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो कोई वैसा ही बंदा कर सकता है जो इमरान खान की तरह का हो। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान भी जेल में पड़ा रहे और वो वहीं पे मर खप जाए और उसके बाद जो है आने वाली नस्लों में आप फिर अगले 100 साल तक इंतज़ार करें कि कोई ऐसा लीडर सरफिरा आए जो ताकतवरों से एक साथ टक्कर ले सके, माफियाज़ के साथ टक्कर ले सके, सियासी जमातों की ये जो माफिया बनी हुई है इसके साथ टक्कर ले सके, लिमिटेड कंपनीज़ की। तो जब हम इमोशनल बातचीत करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका रैशनल पहलू भी सोचना चाहिए कि भाई हाँ, अगर इमरान खान ये करता है कि भाई वो कहे कि जी ठीक है मुझे इस्टेब्लिशमेंट की सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मैं बाहर निकल रहा हूँ और मुझे इक़्तिदार चाहिए, तो आप सबसे पहले हम सब तनकीद कर रहे होंगे,
सब लोग कर रहे होंगे और वो बड़ी जेन्युइन तनकीद होगी कि भाई फिर आप 2 साल इतनी दिखाने की इतने मसल्स दिखाने की ज़रूरत क्या थी, इतने बच्चे मर गए लोगों के, इतनी आपने नुकसानात कर लिए, इतनी आपकी लीडरशिप ने ये सब किया, तो अगर ऐसा ही आपने लेटना ही था तो भाई फिर पहले ही लेट जाते, फिर इतने मसल्स दिखाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो वो तो फिर तनकीद बनेगी, तो वो जेन्युइनली करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं उससे पहले शोर मचा देते हैं। और ये पीटीआई वालों की अजीब बात है, अपनों के ऊपर ये बगैर सोचे समझे बस जनाब जो शुत्र बेमहार की तरह शुरू हो जाते हैं। अजीब व गरीब ही वैसे ये इस सिलसिला है इनका। आप उधर पीएमएलएन को देखें, उनके हर बंदा अपनी बात कर रहा है, सनाउल्लाह साहब आके और बात, और बिल्कुल टोटली पार्टी पॉलिसी से 180 डिग्री एक डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। लेकिन कोई शोर शराबा नहीं है उनका कि जी कोई हर रोज कोई बयान का भार ही नहीं ले रहा कि भाई सराना सनाउल्लाह ने क्या कह दिया, जावेद लतीफ़ ने क्या कह दिया, किसी ने क्या, हाँ किसी ने किसी प्रोग्राम में कुछ कर लिया, वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है उसकी इंडिविजुअल राय होगी, बस दैट्स इट। उधर बिल्कुल ग्रुपिंग हुई पड़ी हो, उधर जो मर्जी बयानात दे रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, उधर कोई टेंशन ही नहीं है। इधर कोई एक ज़रा से इधर उधर से उधर बयान दे दे तो सारे लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं, उसको जैसे कुछ जीने का ही हक नहीं है। तो ये ठीक है, एहतसाब भी होना चाहिए, चेक भी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है अब के कोई बंदा बेचारा बात कर लेता है तो उसकी जान ही लेने के दर पे सब हो जाते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया। अली अमीन गंडापुर साहब एक सीरियस पोजीशन पे हैं, उन्हें संजीदा गुफ्तगू और ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी मरियम ने यूनिफॉर्म पहना है तो क्या आप भी इस तरह की कोई चीज़ करेंगे? तो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा मानी ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुराया और उसके बाद कहा कि मरियम तो और भी बहुत कुछ करती हैं, तो अब आप कहेंगे मैं वो भी करूँ? तो उसके बाद वो गुजर गए। अब टोटल अल्फाज उनके ये थे। अब ज़ाहिर इस जुमले में उन्होंने कोई काबिल एतराज़ लफ्ज़ तो कोई इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई गाली दी है, ना कोई बदतमीज़ी का लफ्ज़ है। उन्होंने कहा वो तो और भी बहुत कुछ करती हैं, तो क्या मैं वो सब कुछ करना शुरू कर दूँ? थोड़ा अंदाज़ उनका था तीखा सा, जिससे अब कोई भी मकसद मतलब निकाला जा सकता है। अब इस पे हर बंदा अपने तौर पे सोच रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ज़ूम आइनी अंदाज़ था और वो बेसिकली मरियम नवाज़ के कोई कैरेक्टर के हवाले से बात करें, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात अल्फाज में तो नहीं की। अब वो कल को आके कह देंगे कि भाई मेरा मतलब तो ये था, मरियम बहुत मेकअप करती है, मरियम स्कूलों में छापे मारती है, तो मैं भी अब क्या जाके स्कूलों में छापे मारना शुरू कर दूँ, अस्पतालों में। अगर मरियम 800 का सूट पहनती है तो क्या मैं भी 800 का सूट पहनना शुरू कर दूँ? तो वो कल को अपने बयान के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, उसकी कोई भी वजाहत दे सकते हैं। लेकिन अभी उनके बयान के जो अल्फाज हैं उनका तो चुनाव उनका कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अंदाज़ थोड़ा उनका सस्पिशियस ज़रूर था, वो मैं भी कह रही हूँ। बजाय इसके कि इस तरह की बात करते वो ये कह सकते थे कि भाई मैं आपको मालूम है कि मैं इस तरह के कुछ भी कह लेते, भी मैं टिकटॉक वीडियोज़ नहीं बनाता, कोई इस टाइप की बात कर लेते कि जी ये गैर ज़रूरी सवाल है, मैं नहीं इस पर बात करना पसंद करता, कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं जो कि उस तरह से तनकीद की जद में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे सब तैयार बैठे होते हैं कि इधर उनके मुंह से कोई बात निकले और उधर तनकीद शुरू हो जाए, तो वो हो गई। और अब सारे शुरू हो गए जी बयान वापस लें, ये हो गया वो हो गया ब्ला ब्ला। फिर सारे ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने तो शायद अल्फाज कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं किए, शायद कोई ज़ूम आनी जुमला हो जिसका कोई मतलब हो सकता है, वाकई हो सकता है कि उनके जहन में कोई उल्टा ही मतलब हो उसका। और इधर फिर वही बात आ जाती है कि जो इधर पीटीआई की ख़वातीन खुद बुशरा बीबी साहिबा के लिए वो तो बाकायदा अल्फाज के साथ क्या क्या कुछ कहा गया है, तो उसके ऊपर किसी को उस तरह से तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि सब समझते हैं कि वो जेन्युइन उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सी जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। और उसमें पहले तो ये होता था कि जो मुखालिफ पार्टी होती थी वो कह रही होती थी, अब ये पीटीआई वाले जो हैं ये खुद भी हर वक्त अपनी लीडरशिप के पीछे पड़े रहते हैं। अब शेर अफजल मरवा साहब के ऊपर फिर वही बात शुरू हुई है। मरवा साहब कह रहे हैं जी मुझे बनाया है, शिबली फराज कह रहे हैं हामिद रज़ा का नाम था, फिर वो कह रहे हैं नहीं जी मरवा साहब ने कहा कि नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कि हामिद रज़ा का नाम था। अब उसके ऊपर फिर वो एक लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, तो वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन है। अब उसके ऊपर फिर आधे लोग मरवत साहब के ऊपर टूट पड़े हैं कि जी वो ये बात क्यों कह रहे हैं, और आधे लोग शिबली फराज पे टूट पड़े हैं कि जी वो कौन होते हैं फैसला चेंज है। अजीब तमाशा बना हुआ है मतलब पीटीआई में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सब चीज़ें जिसके ऊपर इतनी ये लोग डिस्कशन करते हैं, बिलीव मी अगर ये उस पर इतनी डिस्कशन ना करें ना तो इनका भी ज़िंदगी सुकून में रहे और इनका फोकस भी ठीक जगह पे रहे कि हमने करना क्या। और मुखालफीन को भी तनकीद का मौका, ये खुद इतना लड़ाई करते हैं कि मुखालफीन को भी तनकीद की हर वक्त कोई ना कोई एक वजह मिल जाती है।
और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें तो उस तरह डिस्कशन में भी नहीं आती कि जिसको आप हर वक्त वो करें। लेकिन ये हर वक्त इसी काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से अपने लिए भी हर वक्त एक मुश्किल बनाए रखते हैं अपनी पार्टी के लिए। वैसे ही पार्टी मुश्किल में है और ऊपर से मज़ीद मुश्किलात ये लोग ऐड ऑन करते रहते हैं। लेकिन इन दी एंड बस मैं इतनी बात कहूँगी कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इमरान खान ना तो कोई डील करेगा, ना उनकी किसी से अभी कोई बात होनी है। और सच्ची बात यह है कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगली पेशी पे जब सहाफ़ियों ने जाना है तो इमरान खान साहब ने खुद ही कोई ऐसा लीथल बयान देना है कि उसके बाद ये सारा जो मुज़ाकरात का गुब्बारा है इसमें से हवा निकल जानी है और सब कहेंगे कि लो जी कर लो मुज़ाकरात इससे। इमरान खान इतना पागल नहीं है कि 2 साल से इतनी टफ पूरी जद्दोजहद कर रहा है और आखिर में वो कहेगा कि हाँ जी आ जाओ भाई सब बैठ जाओ और सब अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ें तस्लीम करता हूँ। इतना बेवकूफ़ नहीं है वो। अगर उसने ये करना होता तो वो इतनी टक्कर ना देता। वो कह चुका है कि 9 माह तो क्या, मैं 9 साल पड़ा रहूँगा लेकिन समझौता नहीं करूँगा। तो असल आखिरी फैसला जब उसी का है। पीटीआई में किसने आना है किसने नहीं आना, इस पर भी लड़ाई शुरू है। भाई जब आपने खुद ये कहना है कि जी इमरान खान ने फैसला करना है तो फिर आपस में लड़ाई करने की वजह क्या है? बात होनी है नहीं होनी, इस्टेब्लिशमेंट से होनी है या किससे करनी है, वो भी फैसला इमरान खान ने करना है। अब रऊफ हसन साहब ने भी ये बात क्लैरिटी से कह दी, शिबली फराज ने भी कहा कि जी TORs भी इमरान खान ही तय करेंगे, बात भी वही करेंगे, कोई आगे बंदा उनके बिहाफ पे बात नहीं करेगा। तो फिर पीछे क्या है? जब बात वहीं जाके ख़त्म होनी है इमरान खान पे, तो फिर आपस में इनके बयानात को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत क्या होती है, ये बात समझ में नहीं आती। तो बहरहाल जी ये सारी कहानी है। वापसी पे बात हो रही है पार्टीज़ की, तो फवाद चौधरी साहब के साथ साथ ख़बर ये मिल रही है कि मलिका बुखारी, सदाकत अब्बासी और शीरी मज़ारी वगैरह के लिए भी रास्ते काफ़ी खुले हुए हैं और बज़ाहिर लग रहा है कि ये सब भी पार्टी में एक साथ ही आने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। और भी लोग तो काफ़ी सारे हैं जो राब्ते कर रहे हैं, जिनमें अली ज़ैदी सर-ए-फ़हरिस्त हैं, और भी लोग हैं इमरान इस्माइल वगैरह, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। अब आखिरकार जी बता दें आपको कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला तो मेरा एतराज़ ये था कि जो आसमा जहांगीर साहिबा थी उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। सारी ज़िंदगी वो तन्हा औरत जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़ी रही और हमेशा वही समझती थी कि पाकिस्तान के मसाइल जर्नैलों की वजह से हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत, यहाँ पर इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं वो जर्नैलों की वजह से होती हैं, जो आमिर आ जाते हैं वो ये काम करते हैं। तो उनका नैरेटिव ये था। आज जो आसमा जहांगीर ग्रुप है इसमें जो वकला लीड कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये एहसन भून और बाकी ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं, आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह, कि जो इस वक्त खुद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। उनके इशारों के ऊपर ये सब चल रहे हैं। ये जो आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये जो आपकी एहसन भून ग्रुप है, ये सारे लोग कौन हैं? ये वही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल उनकी जिसको कहते हैं ना कि यस है उनके साथ मामलात। तो मुझे तो पहले इस बात पे इतराज़ है कि ये आसमा जहांगीर की आइडियोलॉजी किन लोगों के हाथों में आई हुई है। पहले तो ये अफसोस का मकाम है। दूसरी बात ये कि आज इसमें 2-3 वाक़यात इम्पॉर्टेंट थे। एक तो इसमें जो जर्मन सफ़ीर थे उन्होंने ख़िताब किया और जब वो बात कर रहे थे तो इस दौरान कुछ लोगों ने गज़ा के मामले के ऊपर उनके सामने एहतजाज किया कि भाई आप लोग उनके क्यों सपोर्टर्स हैं, उनका अलाइंस क्यों आपने उनके साथ अलाइंस बनाया हुआ है जो लोग गज़ा में नस्ल कुशी कर रहे हैं। तो इस पर उन सफ़ीर साहब का एटीट्यूड आप देखते तो आप हैरान हो जाते कि एक तो ये लोग जालिम हैं और ऊपर से इनमें तकब्बुर है कि उन्होंने उन लड़कों को उस हॉल से निकलवा दिया और मुंतज़मीन ने भी निकाल दिया जो फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे उस जर्मन सफ़ीर के सामने। तो ये इनकी पावर है। तो एक ये वाक़या कि कहाँ आसमा जहांगीर की आइडियोलॉजी कि वो कहती थी मज़लूमों के साथ खड़े हो, और कहाँ आज उन्हीं के नाम के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंस में मज़लूम के हक़ में नारा बर्दाश्त नहीं किया गया और नारा लगाने वाले को बाहर निकाल दिया गया। फिर तीसरी चीज़ जो आज इस कॉन्फ्रेंस में थी, मरियम नवाज़, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, ये लोग नहीं आए। अच्छा ही किया नहीं आए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए थी नहीं ये जो कॉन्फ्रेंस थी। इधर आपने क्या लेने आना था? क्योंकि यहाँ तो बात होती है आइन और क़ानून की, इंसाफ की। चलिए गुफ्तगू में ही सही, लेकिन बात तो होती है ना। तो आप लोगों का इन बातों से क्या लेना देना? तो अच्छा ही किया आप लोग नहीं आए। और अब बात करते हैं उनकी कि जिन्होंने आज अच्छा खिताब किया, यानी मंसूर अली शाह साहब ने आज जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस हो सकते हैं अगर काजी फाइज़ साहब एक्सटेंशन ना लें,
बाय द वे आज ये भी इंटरेस्टिंग बात थी कि हामिद खान साहब ने आज बड़ा खुल के इजहार किया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पूरे किरदार के ऊपर, यानी रोल के ऊपर, कि आपने क्या क्या फ़ैसले दिए हैं और वो कितने नापसंदीदा हैं। और आगे के लिए भी उन्होंने कहा कि अब आपके थोड़ा टाइम रह गया, थोड़े महीने बाकी बचे हैं, तो उसमें आप बेहतर फ़ैसले करके जाएँ, अपनी अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएँ। और उन्होंने इस बात पे भी उन्हें मुतनब्बे किया कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे। तो आज हामिद खान साहब खिलाफ तवक्को काफ़ी खुल के बोले हैं और काजी फायज़ ईसा साहब को उन्होंने एक अच्छे खासे अंदाज में ठीक ठाक सुना भी दी हैं। तो बहरहाल हाँ, मंसूर अली शाह साहब ने भी जो आज तकरीर की वो बड़ी पावरफुल स्पीच थी। उसमें उन्होंने जो ख़ास तौर पर मुदाखलत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली अपना मौक़िफ़ दिया। और उनकी स्पीच से ये मुझे तो एक सेंस आ रही थी कि जैसे वो अपने तौर पर ख़ुद को एक अपकमिंग चीफ जस्टिस देखते हुए ये स्पीच कर रहे हो कि जब मैं आऊँगा तो मैं क्या क्या करूँगा या मेरे क्या हूँ। तो इससे एक तासुर तो ये उभरता है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब एक्सटेंशन एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेना चाहते हैं, तो उस सूरत में शायद उनके जो नीचे भी लोग जजेस हैं वो भी इस मामले के ऊपर उनके साथ ना हों, उनकी शायद इसमें हिमायत उन्हें हासिल ना रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो आज लाइंस दी हैं कि मैं ये नहीं होना चाहिए अदलिया में, ये नहीं होना, हमारे ऊपर बड़ा बोझ है, अच्छे फ़ैसले होने चाहिए वगैरह वगैरह, हालिया फ़ैसलों का दिफा नहीं कर सकता, ये बातें उन्होंने की। ये बड़ी अच्छी बातें थी और सुनने में खूबसूरत थी, लेकिन ऐसी खूबसूरत बातें काजी फायज़ ईसा साहब भी किया करते थे। तो इसलिए अब बातों के धोखे में तो कोई नहीं आएगा। पता तो जब चलेगा कि जब आप कुर्सी पर आकर बैठेंगे और क्या आप अमली तौर पर करते हैं, वहाँ पर आपको जज किया जाएगा कि आपका किरदार कैसा है, कैसा रहेगा। बाकी बातों में तो हमने बहुत धोखे खाए हैं, इस कौम ने शुरू से ही बड़े धोखे खाए हैं कि कहा कुछ किया, बताया कुछ गया, बाद में कुछ और निकल आया। तो ये मंसूर अली शाह साहब की तकरीर। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, हामिद मीर साहब ने भी आज इसमें एक तकरीर की और उन्होंने एक बड़ी अच्छी इसमें चीज़ की है। उन्होंने कहा कि जो हम एक एंकर एक्शन कमेटी बना रहे हैं, एंकर एक्शन कमेटी का मतलब ये होगा, मकसद ये होगा कि किसी को भी अगर किसी काम में, यानी सिर्फ ऐसा तो नहीं कि अदलिया के काम में मुदाखलत होती है, तो अगर किसी भी तरह सहाफ़ियों के काम में भी मुदाखलत हो तो उसको भी रिपोर्ट करने की कोई जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, जो कि कोई भी सहाफ़ी अगर अपने काम में कहीं पे दबाव महसूस करता है या कोई उसको इंटरफेयर करता है उसके काम में, तो वो वहाँ पर रिपोर्ट कर सके कि उसके साथ भी हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी एक वैसे तजवीज़ है। तो लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं, कि कौन सा पाकिस्तान होगा ऐसा कि जहाँ पर ये सब खुल के बोल रहे होंगे। और आखिर में मुझे एक चीज़ का जो अफसोस भी हुआ इस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैंने सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट देखी और उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इसमें आज थे और लोग भी थे, और जिस तरह से ये लोग आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं आप, तो वहाँ पर आपको मज़लूमों की बात करनी चाहिए, आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात करनी चाहिए, और वहाँ पर ऐसे लोगों का आना और आकर स्पीचेस करना। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा कि मैं बड़े डिसहार्ट होकर भारी दिल के साथ मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आइंदा ऐसे फोरम्स के ऊपर ना पार्टिसिपेट करूं जहां पर ये कोई भी फ्रॉड इलेक्शंस जीतने वाले लोग हों, और ये जो यानी जिनके अब उनके अल्फाज एग्जैक्टली मैं नहीं कह रही, लेकिन उनका मतलब ये मुझे जो समझ में आया कि जो बात आइन और क़ानून की कर रहे हैं और जो अमल उनका बिल्कुल उससे मुतज़ाद है, तो ऐसे लोग जिस पैनल में हों मैं वहाँ पर शिरकत ना करूँ। तो सलमान अकरम राजा जैसा चोटी का वकील हो और एक बहुत ही बुलंद शख्सियत का मालिक इंसान हो, तो वो अगर ऐसे फोरम से ख़ुद को दूर कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं आइन और क़ानून से मुताल्लिक़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।